topic of discussion is revision of clinicals of ear. तो लास्ट वीडियो होगी रिवीजन ऑफ क्लिनिकल्स की ईयर की। तो क्लिनिकल्स देख लेते हैं, परफोरेशन एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद हमने देखना है ब्लॉकेज ऑफ फ्रेंजोटिम्पैनिक ट्यूब, इसके बाद मास्टोइडाइटिस ऑक्टाइटिस मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं 4 क्लिनिकल्स में से। सबसे पहला क्लिनिकल उसका नाम है परफोरेशंस इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशंस हो तो फिर इसको हम रप्चर्ड ईयर ड्रम भी बोलते हैं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है कान का पर्दा या फिर ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसका कॉज क्या होता है? जो इसका कॉज ये होता है कि अगर ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया को अगर ट्रीट नहीं किया, ओटाइटिस मीडिया का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर या टिम्पैनिक कैविटीज को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर से फॉरेन बॉडी या कोई पेन या कोई नीडल आ गई, उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर ट्रॉमा हो गया, या फिर कुछ ज़्यादा प्रेशर हो गया स्कूबा डाइविंग की वजह से, तब हमें परफोरेशन देखने को मिलती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन बता दिए: ओटाइटिस मीडिया, फॉरेन बॉडी से एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स, ट्रॉमा या एक्सेसिव प्रेशर ड्यूरिंग स्कूबा डाइविंग। अब इसका ट्रीट करने के लिए जो सर्जिकल टेक्निक की जाती है उसको बोलते हैं मायरेंजोटॉमी। मायरेंजोटॉमी का मतलब होता है कि इंसिजन देती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, उसके जरिए मिडल ईयर के अंदर जो पस होती है उसको ड्रेन कर लेती है, क्योंकि अगर ओटाइटिस मीडिया ही होता है, ये ओटाइटिक मीडिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकता है। तो एक छोटा सा इंसिजन देती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ताकि मिडल ईयर के अंदर पस को ड्रेन कर सके। असल में ये ट्रीटमेंट होता है ओटाइटिस मीडिया के लिए, ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए। तो फिर इस सर्जिकल प्रोसीजर को बोलते हैं मायरेंजोटॉमी। ये मायरेंजोटॉमी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पोस्टरो इंफीरियर पार्ट में की जाती है, पोस्टरो इंफीरियर पार्ट। और याद रखिएगा एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में लाइट ऑफ कोन रिफ्लेक्शन होती है 5 o'clock पोजीशन पर। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हो गए इस टाइप के एमसीएन के? तो ये पोस्टो इंफीरियरली क्यों दी जाता है? क्योंकि इसका सुपीरियर पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो ज़्यादा वैस्कुलर होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कॉर्डा टिम्पेनाइन नर्व होती है और ऑडिटरी वेसिकल्स तो भी डैमेज हो सकती है। तीसरा, पोस्टो इंफीरियर पार्ट में बल्ब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो फिर यहाँ पे इंसिजन देना काफ़ी ज़्यादा आसान काम होता है। तो फिर सुपीरियर हाफ ज़्यादा वैस्कुलर होता है, वहाँ पर ऑसिकल्स और कॉर्डा टिम्पेनाइन नर्व होती है, और बल्ब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है पोस्टो इंफीरियर में। दैट इज व्हाई इंसिजन इज ऑलवेज गिवन पोस्टो इंफीरियरली थ्रू द मेम्ब्रेन। अब क्रोनिक मिडल ईयर इंफेक्शन है, पहले मेनिंजोटॉमी परफॉर्म की जाती है, उसके बाद एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है टिम्पैनिक कैविटी में, वो ट्यूब इसको जोड़ देती है बाहर से, तो उसको बोलते हैं टिम्पैनोस्टोमी, क्योंकि ट्यूब जोड़ने वाली है। इस ट्यूब का मेन पर्पस यही होगा कि इफ्यूजन की ड्रेनेज करवाना और प्रेशर को मेंटेन करना दोनों साइड के ऊपर, कि अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ऑसिकल्स डैमेज ना हो जाए। तो ये तो था परफोरेशंस इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉर्डा टिम्पेनाइन नर्व। कॉर्डा टिम्पेनाइन नर्व के दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के। कॉर्डा टिम्पेनाइन नर्व जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस, इंकस की लॉन्ग प्रोसेस है, लैटरली पड़ी होती है, लेकिन मेलियस के नेक से मीडियल। तो इसको रट्टा मारने का तरीका ये है कि एल से लैटरल, एल से लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस, और एम से मीडियल, और एन से नेक, तो एम एन, एम एन एम, तो मीडियल टू नेक ऑफ मिलियस। अगर इसकी इंजरी होती है कॉर्डा टिम्पेनाइन की, तो फिर टेस्ट होता है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, ये लॉस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें जो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहाँ से स्लाइवेशन ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये कैरी करके आती है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। तो कॉर्डा टिम्पेनाइन ना। इसके बाद है ब्लॉकेज ऑफ फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब। फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब का जो ब्लॉकेज होता है, तो फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से इसका क्या क्या कॉज है? कॉमन कोल्ड या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब को यूस्टेशियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम ऑडिटरी ट्यूब। और अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए यूस्टेशियन ट्यूब के, तो इसको कैटार्ड बोलती है। कैटार्ड पत्नी अजीब के नाम है। इसके वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग होती है और ट्यूब की ब्लॉकिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड आपस में अपोज हो जाएगी, तो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। अब ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकेगा, प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकेगा तो फिर कान के अंदर पेन होगा, और ये पेन स्वेलिंग में काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट होगा। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओपन होती है, सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं, फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब ये ओपन होती है, ये एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है दोनों साइड के ऊपर, जिसकी वजह से अगर प्रेशर इक्वलाइज ना हो सके स्वेलिंग में, तो फिर कान के अंदर पेन देखने को मिलेगा, कान के अंदर पेन देखने को मिलेगा। पेन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? कुछ डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप्स डालते हैं। डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप्स किसके अंदर? कान के अंदर, सॉरी नोज के अंदर डीकॉन्जेस्टेंट ड्रॉप्स डालती हैं, जो कि ऑस्टियम को ओपन करती है। ऑस्टियम का मतलब ओपनिंग ऑफ फेरेंजोटिम्पैनिक ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब हो गया। अगर ब्लॉकेज होता है टिम्पैनिक ट्यूब का, फिर हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? जो रेसिडुअल होती है, रेसिडुअल का मतलब रिमेनिंग एयर होती है, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी म्यूकोसा ब्लड वेसल्स की वजह से। इसका मतलब टिम्पैनिक कैविटी के अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का मतलब एक होता है प्रोट्रैक्शन का मतलब बाहर निकल आना, रिट्रैक्शन का मतलब अंदर की तरफ चले जाना, हाई प्रेशर की तरफ, ठीक हो गया? उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जो ऑसिकल्स की मूवमेंट और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट, ये दोनों अफेक्ट हो जाएगी। तीनों चीज़ों की वजह से हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। इस टाइप की हियरिंग लॉस को बोलेंगे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस, क्योंकि यहाँ पे मसला कंडक्शन में होगा।
अब इसके बाद देख लेते हैं मास्टोइडाइटिस। मास्टोइडाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मास्टोइड हेयर सेल्स। मास्टोइड हेयर सेल्स मास्टोइड एंट्रम में होते हैं। मास्टोइड एंट्रम पोस्टीरियर वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी के अंदर होता है। तो अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है तो मिडल ईयर इन्फेक्शन एक ओटिटस टू मास्टोइड एंट्रम से होता हुआ मास्टोइड हेयर सेल्स में जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, इसको बोलते हैं मास्टोइडाइटिस। यहाँ पे इसका पाथवे क्या है, मास्टोइड एब्सेसिस होती है तो वो पेट्रोस्क्वेमस फिशर के जरिए आ जाती है किसके पास, बोन के पास। बोन में अगर बोन की करे स्पेसिफिकली टाइप 1 टिम्पनाई जो रूफ बनाती है टिम्पैनिक कैविटी के, तो फिर वहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब बोन की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अब पस की ड्रेनेज करवानी है, पस की ड्रेनेज कराने के लिए एक सुप्रामीटल ट्रायंगल को सिलेक्ट किया जाता है। सुप्रामीटल ट्रायंगल, तो सुप्रामीटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए। सुप्रामीटल ट्रायंगल की तो मैं आपको बता देता हूँ सुप्रामीटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज। तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला ट्रायंगल, उसको बोलते हैं सुप्रामीटल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, सुप्रामीटल ट्रायंगल। तो सुप्रामीटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या होती है, सुप्रामीटल ट्रायंगल को ट्रायंगल ऑफ मैकमैन भी बोलते हैं। ये वो ट्रायंगल है जो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की ओपनिंग से पोस्टरो सुपीरियरली पड़ा होता है। देखना, ये एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की ओपनिंग है, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की ओपनिंग से सुपीरियरली पड़ा हुआ पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स का पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन बनाएगा। मतलब इसके सामने जो पार्ट पड़ा होगा वो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स का पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन होगा। इसके जो हम कह सकते हैं, इसके पीछे अगर देखा जाए तो एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रा करते हैं, वर्टिकल टेंजेंट ड्रा करते हैं टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। तो ये पोस्टीरियरली होगा और सुपीरियरली सुप्रामास्टोइड क्रस्ट होगा। तो सुपीरियरली सुप्रामास्टोइड क्रस्ट होगा, एंटीरियरली होगा एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स का पोस्टरो सुपीरियर मार्जिन होगा, और पोस्टीरियरली होगा एक वर्टिकल टेंजेंट टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स। तो वर्टिकल टेंजेंट ये पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स का। और एक्सटर्नल सुप्रामीटल ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ मैकमैन ये टिम्पैनिक या मास्टोइड एंट्रम का लैटरल वाल बनाता है। मतलब जो मास्टोइडाइटिस होती है इसकी ड्रेनेज होती है, इसकी ड्रेनेज इसी स्पेस के जरिए या फिर इसी ट्रायंगल के जरिए होती है। इस ट्रायंगल को बोलती है ट्रायंगल ऑफ मैकमैन, ट्रायंगल ऑफ मैकमैन होती है। अब जो टिम्पैनिक एंट्रम है, टिम्पैनिक एंट्रम टिम्पैनिक कैविटी में कैसे हो सकती है, एंटर हो सकती है। तो चाइल्ड में पहले बात कर लेते हैं और अडल्ट में। चाइल्ड में एक जो होती है एक बोन, छोटी सी थिन प्लेट होती है बोन की, ठीक हो गया, जो असल में टाइप 1 टिम्पनाई होती है वो सेपरेट करती होती है। लेकिन बड़ों में या 15 मिलीमीटर या पे बोन मैस होता है वो सेपरेट करता है इसको लैटरल वाल ऑफ टिम्पैनिक एंट्रम को, सॉरी लैटरल वाल ऑफ मास्टोइड एंट्रम को टिम्पैनिक कैविटी से। तो बड़ों के अंदर 15 मिलीमीटर का बोन मैस, जबकि चाइल्ड के अंदर थिन प्लेट होती है बोन की। इसका मतलब बच्चों में मास्टोइडाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अडल्ट में थोड़े से कम होते हैं। अगर ज़्यादा सीवियर हो गया मास्टोइडाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मास्टोइड हेयर सेल्स, तो फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, इस मास्टोइड प्रोसेस के साथ मास्टोइड हेयर सेल्स को भी रिमूव कराना पड़ेगा। इसको बोलेंगे मास्टोइडेक्टमी, और ये पोस्टीरियर वाल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के थ्रू की जाती है। तो मास्टोइडेक्टमी और पस की ड्रेनेज, ये दो ट्रीटमेंट होते हैं मास्टोइडाइटिस के। अभी देख लेते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मिडल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ओटी का मतलब होता है एयर, टीआईएस का मतलब इन्फ्लेमेशन, मीडिया का मतलब मिडल ईयर, स्पेसिफिकली टिम्पैनिक कैविटी की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होना, इसकी वजह से इसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। और चूंकि ये नाइजोफेरिंग्स कम्युनिकेट करती है किसके साथ, मिडल ईयर के साथ यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए। तो फिर यहाँ पर ये जो नेजोफेरिंग्स का इन्फेक्शन है वो ऑडिटरी ट्यूब के जरिए होता हुआ टिम्पैनिक कैविटी में आ सकता है। तो फिर इसका कॉज क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली नेजोफेरिंग्स होगा। इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि जो फरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब है वो हमें ब्लॉक देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कान में दर्द होगा। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा रेड और बल्जिंग होगी क्योंकि उसको कंप्रेस कर रहा होगा। एयर की पॉपिंग या क्रैकलिंग हो रही होगी, एयर की पॉपिंग या क्रैकलिंग हो रही होगी। और हेयरिंग लॉस हमें देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑडिटरी वेसिकल्स इनकी मूवमेंट क्या हो रही है, काफ़ी ज़्यादा खत्म होगी। इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद फिब्रोसिस होगी, फिब्रोसिस ने ऑडिटरी वेसिकल्स को जैम कर दिया। जब ऑडिटरी वेसिकल्स जैम हो जाएगी तो फिर इनकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। जब ऑडिटरी वेसिकल्स की मूवमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर ऑडिटरी वेसिकल्स मूव नहीं करेंगे साउंड के नतीजे में, इसकी वजह से हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मतलब स्प्रेड ऑफ पस इन्फेक्शन। मिडिल ईयर का जो पस या इन्फेक्शन कहाँ कहाँ फैल सकता है, वो एक्सटर्नल ईयर में फैल सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के बाद रूफ में फैल सकता है। रूफ में अगर फैल गया तो फिर ये रूफ में टाइप 1 टिम्पैनी को क्रॉस करता हुआ मिडिल क्रेनियल फोसा, वहाँ पे टेम्पोरल लोब होगा, उनकी मेनिंजाइटिस और सेरेब्रल एब्सेस कॉज करेगा। तीसरा, फ्लोर में चला गया तो फिर ये सिग्मोइड साइनस और इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। अगर ये पीछे की तरफ चला गया तो ये मास्टोइड एंट्रम या मास्टोइड हेयर सेल में चला जाएगा, मास्टोइडाइटिस कॉज करेगा। मीडियल वाल में गया तो मीडियल वाल में साइक्लर प्रोमोटरी देखने को मिलती है, यानी लेबरेंथाइन वाल, वहाँ पे फेशियल नर्व देखने को मिलती है और इनर ईयर, जिसकी वजह से फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिलती है। और इनर ईयर का इन्फ्लेमेशन, इनर ईयर की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं लेबरेंथाइटिस, और वर्टिगो भी देखने को मिलेगा। तो 5 जगहों पर इन्फेक्शन फैल सकता है, एक्सटर्नल ईयर,
रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रूफ, तो वहाँ पे कॉज करेगा मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल एब्सेस इन टेम्पोरल लोब, फ्लोर में जाएगा तो थ्रोम्बोसिस ऑफ सिग्मोइड साइनस एंड टनल जुगुलर वेन, पीछे जाएगा तो ये मास्टॉइड एंट्रम और मास्टॉइड हेयर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, मास्टॉइडाइटिस हो जाएगा, मीडियल वॉल में फेशियल नर्व को और इनर ईयर को डैमेज करेगा। अगर फेशियल नर्व डैमेज होगा तो इसको बोलेंगे फेशियल नर्व पाल्सी, अगर इनर ईयर डैमेज होता है तो उसको बोलते हैं लेब्रिंथाइटिस। तो ये था बेसिक ओवरव्यू क्लिनिकल्स ऑफ एयर का। मानता हूँ ये क्लिनिकल्स काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थे, लेकिन एग्जाम में ज़रूर आते हैं क्लिनिकल्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।